स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे। जय हिंद जय भारत। तो आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अगर आपका सपना एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि साइंस एंड फन एंड एलडब्ल्यूएस यानी कि सुमित सर के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया और वहां पे हम लोगों ने आप सबका एनडीए में जाने का सपना, ऑब्वियस बात है, भारत देश के लिए जो आपका सपना है उसको पूरे करने की पूरी कोशिश, पूरे एफर्ट किए। अब जिसका काम उसी को साजे, यानी कि एनडीए 1 2025 की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल लेके आए हैं आपके लिए सुमित सर। क्योंकि भैया अगेन मुझसे अगर आप पूछे तो मैं K-12 के बारे में आपको हर एक चीज बता सकता हूं, बिल्कुल उसी तरीके से जो इंसान इस फील्ड में बहुत लंबे समय तक काम कर रहा है, अपने ऑफलाइन में एसएसबी, अपने ऑफलाइन में एनडीए, कितने अभी हाल ही में हम लोग एक इवेंट में भी गए थे, इनके ही इंस्टीट्यूट का एक इवेंट था ऑफलाइन का, जहां पे कितने सारे बच्चे 97 आई गेस अगर मैं ठीक कह रहा हूं 97 बच्चों की जो इन्होंने ऑफिसर बनवाया। तो द पॉइंट इज कि बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बढ़िया स्केल पे ये लोग काम कर रहे हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे जो एनडीए एस्पिरेंट्स हैं वो इनको जानते होंगे। तो मैं अब ये वीडियो सुमित सर के हाल पे छोड़ रहा हूं और ये आपको एनडीए के बारे में हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज बताने वाले हैं। एक एक चीज ध्यान से सुनना और अपना सपना पूरा करना। जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, मेरा नाम सुमित कुमार है और पिछले 5 साल से मैं बच्चों को नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन के लिए ट्रेन कर रहा हूं। ये एग्जामिनेशन स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, फिर एसएसबी होता है, फिर मेडिकल, फिर मेरिट एंड फिर जाके बच्चा नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करता है एज कैडेट। आज की डेट में कई सौ कैडेट नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपने स्टूडेंट है और रिटर्न तो ना जाने कितने ही हजार बच्चों का निकल चुका है। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं अबाउट एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में भी एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन के बारे में भी, कि भाई कब एग्जाम होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जाम क्लियर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग कैसे होती है, प्रमोशनल एस्पेक्ट क्या है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूं। ये फोटो आपने बहुत कॉमनली देखी होगी। ये बेसिकली नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर एक ब्लॉक है जिसका नाम है सुदान ब्लॉक, उसकी फोटो है जो काफी फेमस है। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़गवासला में लोकेटेड है और एक ऐसी एकेडमी है जो बच्चों को ट्राइस सर्विसेज के लिए ट्रेन करती है क्या? जब बच्चा नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू ज्वाइन करता है तो उसकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है यहां पे, दैट इज एनडीए में, और उसके बाद उसकी 1 साल की ट्रेनिंग और होती है डिपेंडिंग ऑन उसने कौन सी फोर्सेस चूज करी है। तो 3 साल की जो ट्रेनिंग है इसमें बच्चे को हर तरीके से ट्रेन किया जाता है। उसकी पढ़ाई भी होती है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज भी होती है, उसके अंदर एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप करी जाती है। मतलब बच्चे से ऑफिसर बनाने का काम ये एकेडमी करती है, राइट है। अब आते हैं कि इसके पैटर्न के बारे में, कि भाई ये एग्जाम कब होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है और यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। नॉर्मली ये पेपर एक बार अप्रैल में होता है और एक बार सितंबर में होता है। इस तरीके से एक नोटिफिकेशन रिलीज करी जाती है। आपका एग्जाम कंडक्ट होता है उससे 2 से 3 महीने पहले, यानी अगर सितंबर में एग्जाम कंडक्ट होगा आपका तो आपकी नोटिफिकेशन आएगी जून के आसपास, जिसमें सारी डिटेल्स बच्चों को दी जाएगी कि भाई ऐसे ऐसे ये एग्जामिनेशन है। इस जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो उस टाइम पे 2 चीजें लिखी होगी, एक लिखा होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी और लिखा होगा नेवल एकेडमी। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बट साल में 2 बार पेपर होता है, जो मैंने बताया, एक बार अप्रैल में होता है और एक बार होता है सितंबर में। हर बार अलग अलग वैकेंसीज निकलती है, थोड़ी बहुत वेरी करती है, बट मोर और लेस जो वैकेंसी होती है वो 400 के आसपास वेरी कर रही होती है। 400 वैकेंसी, जिसमें फिर अलग बाइफर्केशन है, भाई आर्मी में इतनी है, नेवी में इतनी है, एयरफोर्स में इतनी है, फिर उसमें भी बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग बाइफर्केशन है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहले सिर्फ और सिर्फ बॉयज अलाउड होते थे, बट पिछले 2-2.5 साल से अब गर्ल्स भी अलाउड है। अब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन देते हैं। बच्चे यहां पे जाते हैं, पेपर देते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और वहां से ऑफिसर कमीशन होते हैं। हर नोटिफिकेशन का एक कोर्स नंबर होता है। जैसे अभी जो नोटिफिकेशन निकली थी वो 154 कोर्स नंबर थी, फिर अगला 155 होगी, वो एनडी का कोर्स नंबर है। तो ऐसे बोलते हैं भाई एनडी 154 कोर्स, एनडी 155 कोर्स, ऐसे, और हर कोर्स की ऐसे अलग से वैकेंसी निकलती है। जब ये वैकेंसी आती है तो उसके साथ साथ ये डिफाइन करा जाता है कौन कौन बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। जैसे सबसे पहले एलिजिबिलिटी आती है नेशनलिटी की।
तो भाई एक बंदा इंडियन होना चाहिए। वैसे तो नेपाल के बंदे भी हो रहे, बहुत सारी कंट्रीज के बंदे दे पाते हैं, बट मोस्टली मेरी ऑडियंस जो देख रही है वो इंडियन ही है, तो इंडियन बच्चा इस एग्जाम को दे पाता है। उसके बाद फिर दूसरी एलिजिबिलिटी आती है एज की। इस एग्जाम की जो एज होती है, फॉर्म भरने की जो एज है, वो 15.5 से 18.5 साल होती है अप्रोक्सीमेटली। और जब बच्चा अकेडमी पहुंचता है तो पूरे प्रोसेस में लगभग 1 साल का टाइम लग जाता है। तो अकेडमी पहुंचने तक उसकी एज 16.5 से 18.5 साल होनी चाहिए। वैसे इस रफ आइडिया से कोई मतलब ज्यादा कैलकुलेशन होती नहीं है। जब नोटिफिकेशन आएगी ना, उसमें एग्जैक्ट लिखा आएगा डेट कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट से लेके इस डेट के बीच में होनी चाहिए, तो ही आप एलिजिबल रहोगे फॉर्म भरने के लिए। जब आप फॉर्म भरोगे ना यूपीएससी online.nic रूटीन पे जाके, अगर आपकी उस डेट ऑफ बर्थ में आपकी अगर नहीं मतलब उस ब्रैकेट में अगर नहीं आपकी डेट पड़ रही होगी तो ऑटोमेटिकली फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो एक पर्टिकुलर डेट होती है, रफ मैंने बता दिया, जब आप फॉर्म भरोगे उस टाइम पे 15.5 से 18.5 साल होने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा एनडीए का फॉर्म भर रहे हो। जैसे भाई अप्रैल वाला भर रहे हो, सितंबर वाला भर रहे हो, अगले अप्रैल वाला भर रहे हो, अगले सितंबर वाला भरोगे, तो उसके हिसाब से आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी कैलकुलेट होते रहते हैं। एक बच्चा मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट दे सकता है, प्रोवाइडेड वो इस एज के बीच में है, बट हर बच्चा 6 अटेम्प्ट दे नहीं पाता है। ऑन एन एवरेज एक बच्चे के पास 2 से 3 अटेम्प्ट मिलते हैं इस एग्जाम के, बिकॉज ऑफ दिस एज एंड ऑल। ये होगी एज एलिजिबिलिटी। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। भाई एनडीए जैसे कि मैंने बताया ट्राई सर्विसेज एकेडमी है, इसके थ्रू बच्चा आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, सब में ऑफिसर बन सकता है। अगर बच्चे को आर्मी में ऑफिसर बनना है तो उसके पास क्लास 11-12 में कोई भी स्ट्रीम हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल कोई हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बच्चे को नेवी या एयरफोर्स में जाना है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ नॉन मेडिकल स्ट्रीम होनी चाहिए, यानी कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपल्सरी होनी चाहिए। बात समझ गए? तो जो बच्चा आर्ट्स वाला है उसके ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ आर्मी ही आ पाएगा। जो बच्चा नॉन मेडिकल वाला है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों आ पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जब फॉर्म निकलता है, जब फॉर्म आउट होगा, उस टाइम पे आप क्लास 12th में होने चाहिए, उस टाइम पे क्लास 11th में नहीं होने चाहिए। बात को समझ रहे हो? ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि सर मैं जब पेपर हुआ जब तो मैं क्लास 12th में था, ऐसा नहीं। जैसे अभी बताता हूं, अभी जो अपकमिंग एग्जाम है वो अप्रैल में है, 13 अप्रैल 2025 को एग्जाम शेड्यूल्ड है और इसकी नोटिफिकेशन दिसंबर में निकलने वाली है 2024 में। तो दिसंबर 2024 में जो बच्चा क्लास 12th में है वही इस एग्जाम को दे सकता है, 11th वाला बच्चा नहीं। बच्चा सोचता है मैं तो अभी 11th में हूं, फॉर्म जब तक पेपर होगा जब तक मैं 12th में आ चुका हूंगा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। फॉर्म भरते हुए आप क्लास 12th में होनी चाहिए, यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी बेसिकली डाली गई है। क्लियर होगी? अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। जब बच्चा ट्रेनिंग करता है नेशनल डिफेंस एकेडमी में, वो 3+1 होती है। जैसा कि मैंने बताया 3 साल वो ट्रेनिंग करेगा एनडीए में और फिर 1 साल वो जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि उसकी फोर्सेस उसने कौन सी चूज करी थी, आईएम में, आईएनए या एएफ पे। समझाता हूं क्या सिस्टम है। बच्चा क्लास 12th के बाद एनडीए जा रहा है, राइट? तो 12th के बाद उसकी पहले ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। ठीक है, एक ग्रेजुएट ही ऑफिसर बन सकता है, तो वो ग्रेजुएशन कराती है बेसिकली एनडीए, जिससे पढ़ाई भी होती है और उसके साथ साथ बाकी चीजें भी सारी चल रही होती है। पढ़ाई भी होगी और ट्रेनिंग भी उसकी चल रही होती है, राइट? तो एनडीए में 3 साल में जब वो पास आउट होगा तो एक ग्रेजुएशन डिग्री के साथ पास आउट होगा। अब उसमें भी अलग अलग होती है, जैसे जो आर्मी वाले लोग हैं उनको वो बीएससी या बीए करा रहे होते हैं, वहीं पे जो नेवी वाले हैं उसको कंपल्सरी बीटेक करा रहे होते हैं, लेकिन बीटेक तो 4 साल में पूरी होती है, तो उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री 4 साल के बाद ही मिलती है। फिर तो 3 साल एनडीए में बिताने के बाद अगर आप आर्मी कैडेट हो तो आप जाओगे फिर 4थे साल के लिए आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। अगर आप नेवल कैडेट हो तो आप जाओगे 4थे साल में आईएनए, दैट इज इंडियन नेवल एकेडमी। तो 4थे साल आप वहां से जाओगे, 1 साल की ट्रेनिंग वहां पूरी करोगे, जो आपकी 4 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप कमीशन होगे एज ऑफिसर। क्या हो गया आप? एज ऑफिसर आप कमीशन होगे। अगर आप आर्मी में गए हो तो पहली पोस्टिंग, आपकी जो पहली पोस्ट होगी उसका नाम होगा लेफ्टिनेंट, आईएनए गए हो तो उसका नाम होगा सब लेफ्टिनेंट, अगर आप एएफ पे गए हो तो उसका नाम होगा फ्लाइंग ऑफिसर। तीनों सेम ही है, बस तीनों फोर्सेस के हिसाब से अलग अलग नामकरण दे दिए गए हैं, बाकी इट इज ऑल बेसिकली सेम। तो ये हो गया, ये कंप्लीट ट्रेनिंग का मॉड्यूल हो गया। जब आप कमीशन हो गए तो आप ग्रेड ए ऑफिसर बन, ग्रेड ए ऑफिसर, और भारत देश में सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ सैलरी बात करोगे तो यहीं के ऑफिसर्स की होती है। ठीक है, ऑफिसर्स में भी फोर्सेस के ऑफिसर्स की होती है। क्लियर होगी ये वाली बात? ट्रेनिंग वाली बात भी क्लियर होगी। अब आ जाते हैं कि एग्जाम पैटर्न पे।
जो अपना एग्जाम पैटर्न होता है बेसिकली इस हिसाब से डिजाइन है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जो मैंने अभी आपको बातें बता रहा था कि सितंबर में एग्जाम होता है या फिर अप्रैल में एग्जाम होता है, तो रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम को अप्रोक्सीमेटली हर साल 5.5 से लेके 6 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, जिसमें से केवल और केवल अप्रोक्सीमेटली 8,000 बच्चा उस एग्जाम को क्लियर कर पाता है। ये जो 8,000 बच्चा क्लियर करता है, इसको बोलते हैं इसने रिटन पास कर लिया। जब बच्चा रिटन पास कर लेता है, उसके बाद उसकी नेक्स्ट स्टेज होती है एसएसबी। एसएसबी एक 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस है, 5 डेज का इंटरव्यू प्रोसेस है, जिसमें बच्चे की ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी को जज करा जाता है। आपको जानने की जरूरत भी नहीं है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या है, वो तो जो जज कर रहे हैं उनकी टर्म है। लेकिन बेसिकली बच्चे की पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है इन 5 दिनों में। इसकी भी अलग अलग स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, बट 5 दिन तक बच्चों को ये जज करा जा रहा है कि भाई साहब क्या ये बच्चा अफसर बनने के लायक है या नहीं है। जो बच्चा लायक पाया जाता है उसको 5 दिन के बाद वो बोलते हैं कि ही इज रिकमेंडेड, उसको रिकमेंड कर देते हैं। जब बच्चा रिकमेंड हो जाता है, फिर उसके मेडिकल टेस्ट होते हैं और अल्टीमेटली फिर मेरिट बनती है, और उसमें से फिर जितनी वैकेंसी होगी वो फिर अल्टीमेटली एकेडमी ज्वाइन करते हैं। क्या ज्वाइन करते हैं? वो एकेडमी ज्वाइन करते हैं। तो ये स्टेज वाइज प्रोसेस है। सबसे पहले बच्चे का फोकस रिटर्न पे होना चाहिए। एसएसबी के लिए भी हम बताएंगे अलग से, बट अभी रिटर्न की बात कर रहे हैं। रिटर्न का जो एग्जामिनेशन होता है, टोटल 2 पेपर मिला के एक एग्जाम होता है। पेपर जैसे सपोज करो 13 अप्रैल को पेपर है, तो 13 अप्रैल को एक्चुअली आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर मैथमेटिक्स का होगा, दूसरा पेपर आपका जीएटी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एबिलिटी टेस्ट। दोनों ही पेपर आपके 2.5 घंटे के होते हैं। मैथमेटिक्स का पेपर आपका 300 नंबर का होता है, जीएटी का पेपर आपका 600 नंबर का होता है। मैथमेटिक्स में टोटल आपके 120 क्वेश्चन आते हैं और जीएटी में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। जिनके सिलेबस की बात कर ले तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है वो आपका क्लास 11th एंड 12th का जो सिलेबस है वही सिलेबस होता है, बट ऑब्वियसली एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो जो आपकी एनसीईआरटी में अलजेब्रा, कैलकुलस, मतलब ट्रिग्नोमेट्री, यही जो सिलेबस है, यही एनडीए का सिलेबस है, वही जेई का भी सिलेबस होता है। ये जेई के एग्जाम से इसका नीचे होता है, एनसीईआरटी से ऊपर होता है। पीवाईक्यूज वगैरह उठाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्या पूरा सिनेरियो है। तो ये पूरा आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। वहीं पर हम जब बात कर लेते हैं जीएटी की, जीएटी दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला होता है इंग्लिश, दूसरा होता है साइंस, तीसरा होता है जीके। इंग्लिश इज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जिसमें वोकैबुलरी, ग्रामर ये सब आता है। साइंस इज 9th एंड 10th की बेस साइंस होगी, जिसमें बेसिकली आपका आएगा भाई फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, 9th 10th बेस्ड आपकी बेसिकली ये साइंस होगी। क्लियर होगी? इसके अलावा जो जीके बच गया उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब होगा। तीनों सेक्शन से 50-50-50 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 150 क्वेश्चन टोटल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूट करता है जीएटी। इसके बाद होता क्या है कि आपको दोनों ही पेपर में अलग से भी पास होना होता है और एक ओवरऑल भी पास होना होता है। क्या होती है? कट ऑफ होती है, जिसको ओवरऑल कट ऑफ बोलते हैं, इसको सेक्शनल कट ऑफ बोलते हैं। जैसे समझाता हूं मैं कि पेपर हुआ 900 मार्क्स का, जिसमें से 300 का है मैथमेटिक्स का और 600 का है जीएटी का। तो आपको कम से कम 25% मार्क्स, वैसे चेंज होता रहता है, नॉर्मली 25% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे मैथमेटिक्स में, यानी कम से कम 75 नंबर, और कम से कम 25% यानी 150 नंबर आपको यहां पे लाने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं सेक्शनल कट ऑफ। और दोनों पेपर मिला के अप्रोक्सीमेटली 300, 300, 350 आज की डेट में जो कट ऑफ चल रही है, इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। जब इतने मार्क्स आएंगे तब बोला जाएगा कि आपका पेपर क्लियर हुआ है। तो 900 में से 300, 350 मार्क्स, प्रोवाइडेड दोनों में अलग अलग आप सेक्शनली पास हो रखे हो। इसको बोलते हैं कि आपने पेपर पास कर लिया। जब पेपर पास कर लिया तो फिर आपकी एसएसबी की स्टेज आएगी। 900 नंबर का ये पेपर होता है, 900 नंबर की ही एसएसबी होती है, और टोटल जो मेरिट बनती है वो 1800 में से बनती है। 900 इसके जुड़ेंगे, 900 एसएसबी के जुड़ेंगे, और टोटल 1800 में से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। वो जो मेरिट लिस्ट बनेगी फिर उसके हिसाब से रैंक्स बेसिकली आती है। ठीक है जी, ये बात मैंने आपको यहां पे समझा दी। आगे बढ़ते हैं। जब आप कमीशन होगे, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप आर्मी में गए तो आपकी पहली पोस्ट का नाम लेफ्टिनेंट होगा, नेवी में गए तो सब लेफ्टिनेंट होगा, एयरफोर्स में गए तो फ्लाइंग ऑफिसर होगा। उसके 2 साल के बाद आपका प्रमोशन होके आर्मी में हो तो आप कैप्टन बन जाओगे, नेवी में लेफ्टिनेंट बन जाओगे या फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बन जाओगे। ये नहीं है कि यहाँ का लेफ्टिनेंट और ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बस पोजीशंस के नाम है। यहाँ का कैप्टन, यहाँ का लेफ्टिनेंट, यहाँ का फ्लाइंग लेफ्टिनेंट सब सेम है। उसके बाद मेजर, लेफ्टिनेंट कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडर, विंग कमांडर, इधर फिर कर्नल, कैप्टन, ग्रुप कैप्टन, देन कर्नल, कैप्टन, ग्रुप कैप्टन, ब्रिगेडियर, कोमोडोर, एयर कोमोडोर, मेजर जनरल, रियर एडमिरल,
एयर वाइस मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल, एयर मार्शल, द जनरल एडमिरल, एयर चीफ मार्शल, जिसको हम चीफ बोलते हैं। ये प्रमोशनल एस्पेक्ट है इतने इतने सालों में। एनडीए बेसिकली एक ऐसी एंटिटी है जो परमानेंट कमीशन है, यानी आपको एटलीस्ट 54 ईयर्स तक तो आपको सर्विस करनी ही करनी है। डिपेंडिंग ऑन आपकी परफॉर्मेंस कैसे रही, आपके प्रमोशंस कैसे हो रहे हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हो, अप टू 60 ईयर्स आप जा सकते हो। तो इट इज अ परमानेंट कमीशन। और आफ्टर रिटायरमेंट आपको पता है कि फौज में पेंशन वगैरह वो सब तो होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब जो भी आप सोच सकते हो उस सबसे बहुत ऊपर है। फौज आपको मतलब डिफेंस फोर्सेस में अगर आप ऑफिसर बन गए तो आप बेसिकली एक एसेट हो, आप इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक एसेट हो। अब वो आपका ध्यान रखेंगे हर एक चीज के लिए, राइट। तो एसेट्स का तो मतलब ध्यान रखा हर तरीके से जाएगा, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, फाइनेंशियली हो, आपके लिए सर्विसेज हो, सब कुछ फौज आपका ध्यान रखती है। मेडिकल से लेके हर एक चीज का फौज आपका ध्यान रखती है। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी के भी लेवल्स होते हैं। तो जैसे लेफ्टिनेंट जो आपकी गेस्टेड ऑफिसर पोस्ट है वो लेवल 10 पे आती है, और ये सबसे हाईएस्ट इनकम है। अगर बंदा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो ये हाईएस्ट इनकम है। इसे भी डिपेंडिंग ऑन बहुत सारे फैक्टर्स आपकी सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,500 तक जाती है। उसके बाद जैसे जैसे प्रमोशन होते रहेंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी आज के हिसाब से बढ़ती रहेगी। बाकी तो मतलब ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं, बट मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा सैलरी एस्पेक्ट यहीं पर है। इससे ज्यादा किसी और ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी है नहीं। जो भी बच्चा फोर्सेस को ज्वाइन करता है, पहली बात तो सैलरी के लिए ज्वाइन कर नहीं रहा होता है, बिकॉज ये पैशन है, मतलब दिस इज एक्चुअली पैशन। बच्चा देश की सेवा के लिए ये पैशन की तरह इसको फॉलो करता है, और जो लाइफ है वो अलग ही लेवल पे है। जो बच्चा जानता है वो जानता है। होता क्या है कि बहुत बच्चे को ना प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिली होती, उसको पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली में इस जगह पे जाना कैसे है, व्हाट इज एनडीए। बहुत लोगों को जब उसकी एज खत्म हो जाती है तब उसको पता लगता है कि ऐसा भी मेरे पास कुछ ऑप्शन था। तो हम बेसिकली उसी के लिए बच्चों को गाइड करते हैं। अलग अलग हमने, अगर आप ऐप में चेक करोगे तो अलग अलग कोर्सेज भी निकाले हुए हैं, जिस कोर्सेज में बच्चों को गाइड कर रहे हैं, रिटर्न के लिए, एसएसबी के लिए, हर चीज के लिए बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि भाई साहब आप आओ, पढ़ो, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करो। यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे बच्चा क्लास 12th पास कर ले रहा है वो अपने करियर में सेटल हो जा रहा है। क्लास 12th के बाद वो बच्चा अकेडमी चला गया, वहीं से उसकी ग्रेजुएशन होनी है, वहीं से सब कुछ होना है। अब उसकी करियर रिलेटेड किसी टाइप की कोई टेंशन ना पेरेंट्स को बची है ना उसको बची है। अब तो जो चीजें चल रही है उसको उस रूटीन को फॉलो करना है और अपने स्किल्स डेवलप करने, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, ताकि आप एक अच्छे ऑफिसर बन सको। ऑफिसर तो बनोगे ही, अच्छे ऑफिसर की बात होती है। तो क्लास 12th के बाद इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं होती है। जो बच्चा नॉन मेडिकल साइंस का है, इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता है, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग का ऑप्शन भी दे रही है। आपको पता ही होगा, जैसे मैंने बताया कि नेवी में बीटेक कराई जाती है तो आप इंजीनियर बनोगे, एयरफोर्स में बीटेक कराई जाती है तो वो टेक्निकल बैकग्राउंड भी आप चूज कर सकते हो। जिसको सिर्फ आर्मी में जाना है, आर्मी में बीटेक नहीं होती इस एंट्री से, उसके लिए दूसरी एंट्री है टेक्निकल एंट्री स्कीम, वहां से आप जा सकते हो। बट ओवरऑल क्लास 12th के बाद इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। फॉर्म तो क्या ही मतलब 100 रुपए का फॉर्म होता है, वो भी गर्ल्स के लिए माफ होता है, ठीक है। 100 रुपए केवल फॉर्म है, आपको फॉर्म भरना है, तैयारी करनी है और पेपर को देना है। दूसरी बात है पेपर इसका बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता है, बस राइट स्ट्रेटेजी चाहिए। अगर आपको ढंग की गाइडेंस मिल जाए तो बहुत इजीली इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हाई फाई बंदा नहीं चाहिए कि भाई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट चाहिए, नहीं, एक एवरेज बच्चा भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। मैं अगर पिछले 5 साल की अपनी स्टोरी बताऊं तो जिस भी बैकग्राउंड में आप एग्जिस्ट कर रहे हो, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं फाइनेंशियली बहुत ही वीक हूं, मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक है, या कुछ भी, आप कुछ भी इमेजिन कर लीजिए, जो भी आप बैकग्राउंड आप सोच सकते हो ना, हर बैकग्राउंड का बच्चा आज की डेट में नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपना बच्चा, मैं अपने स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, अंडर ट्रेनिंग है। तो पॉइंट इस करने वाले तो कर ही जाते हैं, बहाने बनाने वाले बहाने बनाते रह जाते हैं। अगर आप करने के लिए इच्छुक हो तो आज की डेट में गाइडेंस की कमी नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल फीस में हम इस चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। यू कैन टेक गाइडेंस एंड अपना करियर सिक्योर कीजिए, देश की सेवा कीजिए, पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। बस इससे ज्यादा आपको क्या ही बोलना चाहिए, ठीक है जी। तो कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।